नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी में हमने ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखी थी। आज हमें स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और यानी कि फूड में हमारा स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है, और वैक्सीन जो भी वैक्सीन बनती है या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बनती है उसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप रहता है। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जाता है, एंड मैरीन एंड एक्वेटिक में भी इसका यूज किया जाता है, एंड जियोमेट्री में यूज किया जाता है। मैंने कहा सबका स्लाइड लाया हूँ, उसको थोड़ा पढ़ पढ़ के देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो मेजर एरियाज में जहाँ जहाँ होता है, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब मेडिकल में भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है मेडिकल में। ठीक है, स्टडी ऑफ पैथोजेंस की स्टडी करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एंड डायग्नोसिस, किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। कोई भी वैक्सीन बनानी है तो माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, और कोई भी एंटीबायोटिक कोई दवाई बनानी है तो भी हम माइक्रोब्स का जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जब भी कहीं भी हम इंडस्ट्री वगैरह में भी माइक्रोब्स का बहुत यूज, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाना है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, माइक्रोब्स भी मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक गुड माइक्रोब्स, एक बैड माइक्रोब्स। गुड माइक्रोब्स मतलब कि जो हमें हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएं या बेनिफिट दें, और बैड माइक्रोब्स मतलब कि जो हमको बेनिफिट तो देंगे नहीं, वो क्या हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उनका यूज करने से हार्मफुल ही मिलता है। ठीक है, एंजाइम में भी यूज किए जाते हैं, एंड विटामिन में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स की भी कोई भी चीज़ बनानी है तो मतलब कुछ ना कुछ माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। फिर है आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जैसे सॉयल है आपकी फर्टिलाइजर करना है तो भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हमें माइक्रोब्स का यूज करने को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है एनवायरमेंटल माइक्रोब्स। ठीक है, जो भी वेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें भी माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, एंड बायो रिमेडीज में एंड पॉल्यूशन में भी माइक्रोब्स अगर होंगे तो वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कम करने का भी काम करते हैं और फैलाने का भी काम करते हैं। दोनों प्रकार से देखने को मिलते हैं। फिर है फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, फूड और डेयरी प्रोडक्ट में भी हमें माइक्रोब्स का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे डेयरी में देखें तो आप दूध से दही बनता है तो हमें माइक्रोब्स का ही, तो माइक्रोब्स के कारण ही तो वो दूध से दही बन पाता है, तो मतलब कि वहाँ पे भी यूज होता है। और फूड में तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि किसी केक वगैरह बनाना है, बेकरी में भी यूज किया जाता है माइक्रोब्स का। ठीक है, फूड प्रेजेंट फूड फूड प्रोजेंशन एंड फर्मेंटेशन एंड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भी क्या किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फिर वेटेनरी माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि कोई भी दवाई बनाती जाती है पशुओं के लिए। वेटेनरी मतलब जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो उसमें आते हैं वेटेनरी में। ठीक है, जानवरों की जो भी दवाई बनाई जाती है उसमें अगर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जैसे एनिमल की किसी भी डिसीज को पता करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और जियोनोटिक। ठीक है, फिर है एस्ट्रो या नैनो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जैसे स्पेस में भी माइक्रोब्स की स्टडी को भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देख ले रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के मैं की पॉइंट लाया हूँ कुछ। ठीक है, तो वो देख ले रहे हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो कोई भी वैक्सीन की रिसर्च कर सकते हैं, डायग्नोसिस कोई भी डिसीज की डायग्नोसिस बता सकते हैं, या एंटीबायोटिक कोई भी दवाई न्यू थेरापेटिक दवाई भी बना सकते हैं अगर हमें माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस पता है। और ठीक है, फिर फार्मास्यूटिक्स में कोई भी मेडिसिन बनानी है, प्रोडक्शन करना है मेडिसिन या एंजाइम कोई भी प्रोडक्शन करने हैं तब भी माइक्रोब्स आ सकती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूव्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में यूज किया जाता है, और बायो फर्टिलाइजर एंड डिसीज कंट्रोल में भी यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन प्रिवेंशन एंड क्वालिटी कंट्रोल में यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है,
रिसर्च में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड डेली लाइफ में ब्रेड है चीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। जो हमने अभी हमने ब्रांचेज पढ़ी थी ना, 3 अप्लाइड पढ़ी थी, बाई टैक्सोनॉमी, जो भी आपने पढ़ा था उसकी इम्पोर्टेंस के थ्रू जो भी डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, उसी से आप क्या बना सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। तो इसके 50 हो सकते हैं, मैंने 3-4 दिए थे। तो यहीं से हमारी खत्म होती है आज क्या था हमारा टॉपिक था, स्कोप हमने पढ़े, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने आज ये देखा। अगले लेक्चर में हम सेल के सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और उसके वायरस वगैरह के सब देखने वाले हैं। तो जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।